अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग। यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम लीना शिगरी। नाज़रीन, आज हमारी बातचीत रहेगी कि पाकिस्तान में जो ये एक डर्टी गेम ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है कि सियासत में, और जो एक हलचल नज़र आ रही है, बड़े इंकशाफात, सनसनीखेज़ इंकशाफात किए जा रहे हैं और वो JIT की रिपोर्ट भी सबके सामने है जो निसार मुराई की सामने आई है। पीपल्स पार्टी, और जब पता चलता है कि मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के लिंक नज़र आते हैं करप्शन और टेररिज्म में, किस हद तक ये बात में सदाकत होती है इन इंकशाफात में, वो तो आगे उसकी तहकीकात उस तरह से नज़र नहीं आती, या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं नज़र आती, इस पर भी आज हम सवाल उठाएंगे। लेकिन निसार मुराई की वो JIT, फिर चौधरी निसार साहब के पीपल्स पार्टी पे ताबड़तोड़ हमले, उसका भी जिक्र होगा आज प्रोग्राम में। MQM की जो हंगर स्ट्राइक है कराची में, दैट हैज़ एंटर्ड इनटू इट्स 4th डे, और उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उसके हवाले से चौधरी निसार साहब, वज़ीर दाखिला, ने भी कहा है कि अगर गिरफ्तारियों के मामले के हवाले से अगर MQM की बात सही है तो उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर रिपोर्ट वो कहते हैं कि मैं तलब करूँगा। साथ साथ हम बात करेंगे कि जी सिंध में जो नई डेवलपमेंट्स देखी जा रही हैं, नए और नौजवान जो वहाँ के वज़ीर आला हैं, उनकी क़यादत में क्या सिंध में गवर्नेंस इम्प्रूव करेगी या अपर हैंड फिर कहीं और ही रहेगा, इस पे बात होगी। और साथ साथ जरदारी साहब की कब वापसी मुतवक्के है, अब जबकि कुछ JIT में इतने इंकशाफात में ख़ास उनका नाम भी सामने आ रहा है, तो उस हवाले से बात होगी। और सितंबर में क्या होने जा रहा है बिलखुसूस, आज जिनकी पेशन गोई, जुलाई की भी कुछ हमने बातें सुनी, अगस्त की भी कुछ बातें सुनी, और अब सितंबर में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है सितंबर के मुतालिक। आज हमने दावत दी है, आई एम वेरी ऑनर्ड, सरदार नबील गबूल साहब, नीज़ नो इंट्रोडक्शन, सीनियर मारूफ हमारे सियासतदान हैं, आज हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील गबूल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नबील गबूल साहब, शुरुआत में किस चीज़ से करूँ, चौधरी निसार साहब से करूँ या डॉक्टर निसार अहमद जान से करूँ? निसार अहमद जान कब से बन गया? निसार मुराई साहब, निसार मुराई साहब बेटर नोन एज निसार मुराई। आजकल निसारों की हुकूमत है। देखे चौधरी निसार साहब तो काफी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन निसार मुराई अभी कुछ बोले हैं। देखे बात ये अलीना के ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंध के अंदर चल रहा है। ऑपरेशन को रोकने की बहुत सारी कोशिशें की गई। ये जो ऑपरेशन चल रहा है सिंध में इस वक्त, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो चौधरी निसार ही सिर्फ कर रहा है। और जो कामयाबियां हुई हैं इस ऑपरेशन के नतीजे में, इसकी क्रेडिट अगर हम अपने इस्टेब्लिशमेंट को ना दें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। अब पिछले दिनों MQM के एक लीडर के साथ मैं बैठा था, वो कह रहा जी हमें क्यों सिर्फ टारगेट का निशाना बनाया जा रहा है। तो आपके ही टारगेट किलर्स अगर पकड़े जाते हैं हज़ारों के तादाद में, और उसके बाद अमन आ जाता है कराची में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही लोग थे, इन्वॉल्व थे ना। तो ये कहना कि जी हमें क्यों टारगेट, देखिए जो क्रिमिनल है उसका ताल्लुक MQM से भी है, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी, उसका ताल्लुक GSN से भी, उसका ताल्लुक जमात इस्लामी से भी है। क्रिमिनल ऑपरेशन क्रिमिनल के खिलाफ किया गया है। उसकी JIT में जो बातें निकली हैं वो तो पीपल्स पार्टी के हवाले से निकली है ना, बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि इसके बदले में कराची में अमन कितना आया, ये भी आप नोट करें कि ये जो लोग पकड़े गए तो उनके बदले में अमन आया कराची में। अगर ये लोग पकड़े नहीं जाते तो कराची में अमन कभी नहीं आता। बट एक बात बताइए कि ये जो रिपोर्ट के मुताबिक जो बातें की जा रही है, और जो ये सनसनीखेज इनके शफात है निसार मुराई के 95 में, वो कहते हैं हैदराबाद में वफाकी सेक्रेटरी आलम मलमानी को कत्ल किया, सज्जाद हुसैन शाह का वो जिक्र करते हैं। हाँ, ये बहुत पुरानी, देखें अगर आप JITs को देखें, अगर JIT के अंदर ये मैं समझता हूँ JIT के 2 पेजेस सिर्फ आप लोगों ने देखे हैं। बहुत लंबी JIT ये बंडल है, बहुत सारे नाम उसमें और भी हैं। उसमें उसने ये भी कहा कि शर्जील मेमन से मैं ठेके लेता था, एग्जैक्टली। उससे ये भी बात कही, उससे ये भी कहा उज़ैर बलोच से जो है उसने क्या क्या काम लिए हैं। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि आप मैं तो पहले कह चुका हूँ। देखिए ये जो पोस्ट है ना आपका एडमिनिस्ट्रेटर फिशरीज, ये दिन के जो है यहाँ पर तकरीबन 50 लाख रुपए बत्ता जो है जाता था यहाँ से, और इसका इनकम दिन का तकरीबन कोई करोड़ रुपए। ये जो 50 लाख रुपए फरियाल तालपुर को जाने का जिक्र किया है, ये भी बात सही है? देखिए मेरे सामने JIT नहीं हुई है, मैं उसकी तरफ से गवाही नहीं दे सकता हूँ। जो सामने आया है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो सही है, सही नहीं तो इन्वेस्टिगेशन वालों को करना चाहिए ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो हकीकत है, शर्जील मेमन का जिक्र आपको वो लगता है वो सही है? शर्जील मेमन के मेरे सामने हुआ है, शर्जील मेमन के मैं पीछे क्यों पड़ा, क्योंकि शर्जील मेमन जो है वो वहाँ पर उज़ैर बलोच के घर में मैंने खुद देखा है उसको।
मतलब जब मुझे लोग कहते थे कि रात को 3 बजे एक मिनिस्टर आता है जिसके साथ 4 मोबाइलें हैं और वो खामोशी से अंदर जाता है, तो मैंने अपने बंदे लगाए वहाँ पर सिंगू लेन में उज़ैर बलोच के घर के बाहर कि चेक करो कौन सा मिनिस्टर आता है। तो वो मेरे पास वीडियो है शर्जील मेमन की जिसमें वो उसके घर में आता जाता है, और 1-2 दफ़ा नहीं, हफ्ते में 1 दिन तो मस्त उसका वहाँ पर जाना। अच्छा। और इसके अलावा और मिनिस्टर भी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी जाता था वहाँ पर, और भी 2-4 मिनिस्टर। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का भी जिक्र किया है कि उन्होंने आफाक अहमद को 25 लाख और असला फराम किया KMQM के खिलाफ। वो बातों में देखे ना आप, वो देखिए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहाँ है मुझे बताएं इस वक्त, किसी को पता है वो कहाँ है? किधर? जो इतना बोलता था वो ही वैनिश्ड, ही वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो उनको ये नहीं होगा कि शामिल तफ्तीश किया जाए, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को भी लेकर आया जाए, कानून के मुताबिक, जिक्र किया जा रहा है उनको भी लेकर आया जाए। कानून के मुताबिक अगर JIT में नाम हैं लोगों के तो उनकी तो तफ्तीश होगी, ये तो कानून के मुताबिक है ना। अब आपका अभी उज़ैर बलोच की JIT तो अभी आगे आई नहीं है, उसमें तो ऐसी बातें आपने कहा था वो JIT नहीं, अभी एक और जो उज़ैर बलोच की JIT जो पड़ी। लेकिन आपको लगता है निसार मुराई की असल और फाइनल JIT यही है? देखिए मैंने सुना है कि वो बंडल है एक JIT का, इसमें से 2 पेज निकले हैं। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सुना है, मवाद चीज़ें बहुत है, नाम भी बहुत है। वो अब आगे जब स्टैब्लिशमेंट की मर्जी होगी लेकर आएंगे, जब चौधरी निसार की मर्जी होगी तब बाहर आएगी। बट गबोल JIT जितनी निकलती है चौधरी निसार की मर्जी से निकलती है। बट गबोल साहब, ये वक्त जरदारी साहब के लिए और मुश्किल नहीं बन गया? देखिए मुश्किल पीपल्स पार्टी के लिए भी है, सिंध में MQM के लिए भी है, सबके लिए है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि जो गंदे अंडे हैं वो हर पार्टी के अंदर है। अगर मैं मेरे ख्याल में 1 साल से ही कह रहा हूँ, मैंने नाम ही शुतुरमुर्ग का अंडा जिसका रखा था, आपको याद होगा, मैंने कहा ऐसे ये तो छोटे अंडों की बात कर रहे हैं ना, इनके पास शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, इन गंदे अंडों को निकालें बाहर तो आपकी पार्टी क्लियर होगी। अब वो गंदे अंडे जो हैं MQM से उन्होंने निकाले नहीं तो निकलवाए गए बाहर। हाँ। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो है गंदे अंडे, अब आपने देखा कि जो मिनिस्टर था उज़ैर बलोच का लियारी से, उसको रिज़ाइन करवाना पड़ा बिकॉज उसने हल्फ लिया था उज़ैर बलोच का कि मैं उज़ैर बलोच का वफादार रहूंगा, पीपल्स पार्टी का नहीं रहूंगा। ऐसे गंद बहुत है जो चले गए। ये इनके हालिया इंकशाफात नबील कपूर साहब, ये तो पीपल्स पार्टी के टॉप लीडरशिप से लिंक कर रहे हैं। ये जब कह रहे हैं अगर 2008 के बाद अगर वो जिक्र करें कि आसिफ जरदारी ने जमीनों पर कब्जे लिए और मोहम्मद खान झांझर नामी शख्स को जो है वो मदद फराम करने की हिदायत की। अब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी काफ़ी अर्से पहले, आपको याद होगा कि वो भी फट पड़े थे, पिछले साल ही की बात है, और उन्होंने वो 45 साल पे आती है तो फट पड़ती है ना, अपने पे आते तो फटते हैं। मुझे एक चीज़ समझाएं, यही जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हवाले से मैं प्रेसिडेंट जरदारी के पास गया कि सर इसको रोकें, ये लियारी को तबाह करेगा। लियारी में क्रिमिनल्स के सर पर इसने हाथ रखा है, उज़ैर बलोच के सर पर हाथ रखा है, इसको रोकें। हाँ। मेरी बात किसी ने नहीं मानी, उल्टा मुझे उठा के बाहर फेंक दिया गया। आज वही जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, वही उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के लिए एक मुसीबत बन गई है। तो देखें, वही मैं बात कहूँगा कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। सर, फिशरीज का चेयरमैन निसार मुराई को लगाया किसने था? गवर्नमेंट ऑफ सिंध, फरियाल दालपुर का इसमें हाथ था? आई डोंट नो, वो कह रहा है, उससे तो कहा है JIT में जो बातें उससे की हैं वो तो वो कह रहा है, बट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पावर है ना, और चीफ मिनिस्टर को पावर है। सर, ये जो इंकशाफात वक्फे से जो सामने आ रहे हैं, इनसे क्या अगला बंदा क्या अखज़ करे? ये कोई तहकीकात की तरफ या कोई इसमें पेशरफ नजर आएगा? क्योंकि आवाम फिर आगे सवाल करते हैं कि जी इन इंकशाफात के बाद आप क्यों नहीं इन पे कार्रवाई करते या इनका कोई एहतसाब किया जाता है, इनको सजा दी जाती है? देखिए, मैंने एक बात कही थी आपके प्रोग्राम में, मैं शायद तीसरी दफ़ा आ रहा हूँ, लेकिन मैं टॉक शोज में जब भी जाता हूँ, मैंने 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई में हुआ आपके सामने जो हुआ, अगस्त में हो रहा है, और सितंबर में फाइल क्लोज हो जाएगा सबका। सबका मतलब जो करप्ट अनासिर हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं। ये जो धरना है इमरान खान का, पीपल्स पार्टी साथ में धरना देगी, पीपल्स पार्टी, PTI, ये ताहिरुल कादरी, ये सब एक जगह जमा होंगे। तो जरदारी साहब मफाहमत की पॉलिसी को छोड़कर अब उसूलों की सियासत करेंगे। मफाहमत किससे करें? मतलब जो शख्स खुद फंसा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पनामा लीक्स में, उसको खुद अपने फ्यूचर का नहीं पता है,
उसके साथ क्या मफामत करेंगे जो अपने आप को नहीं बचा सकता। बट सर ये जो चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि जी मुझसे कहा गया कि अयान अली का केस वापस ले लें और डॉक्टर आसिम को जमानत पर रिहा करें तो फिर हम आपके साथ खड़े हैं। चौधरी निसार है शरीफ आदमी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मशकूक लग रहे हैं कि वो अयान अली को जाने नहीं दे रहे हैं। तो अयान अली के कह रहे हैं जिसको ले जाने ले जाओ, अयान अली को मैं नहीं जाने दूंगा। तो सर अयान अली के केस के पीछे आखिर क्यों इतना हाथ धो के पड़े हैं? उससे बड़े-बड़े केसेस बेचारी का क्या कसूर है? उससे बड़े-बड़े केसेस भी पड़े हैं सामने। मैं देखिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बड़े-बड़े केसेस पड़े हैं। सबसे बड़ा केस इस वक्त है कि आपको जो इंटरनेशनली जिस तरीके से इंडिया ने, रॉ ने पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, कराची में अपने एजेंट्स छोड़े हुए हैं, आप उनके ऊपर हाथ डालें जिनके पास, आपके पास चौधरी निसार से मैं ये पूछूंगा, जब आप लंदन गए आपको प्रूफ दिया गया होम सेक्रेटरी की तरफ से यूके की कि रॉ फंड जो है वो कौन से अकाउंट में जा रहा है, किसके अकाउंट में जा रहा है, आपने वो आके क्यों नहीं आवाम को बताया? उस पर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों आप इंतज़ार में हैं कि कहीं हम एक्शन लेंगे इनके खिलाफ? तो एमक्यूएम, जिस दिन एमक्यूएम इस पोजीशन में आ गई कि वो दोबारा कराची बंद करा सकती है, जिस दिन एमक्यूएम इस पोजीशन में आ गई कि अगर वो दोबारा सड़कों में अपने कराची के सड़क पर जो है लाखों लोगों को बाहर लेकर आ गई, यही पीएमएल नून की हुकूमत इनके साथ फिर मफामत की पॉलिसी करेगी। सर अभी आपने बीच में जिक्र किया कि आपकी एमक्यूएम के किसी लीडर से मुलाकात हुई, यानी कि हम अब ये समझ लें कि आपकी मुलाकातें शुरू हो चुकी है और वापसी का कोई चांस बन सकता है? नहीं, खुदा अल्लाह माफ़ी दे कि मैं एमक्यूएम में वापस जाऊँ ना। मैं मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हूँ, जिनके ऊपर ये ठप्पे लगे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता हूं। आपने अपने हालिया एक इंटरव्यू में कहा कि आमिर लियाकत अगर एमक्यूएम के कायद बन जाए तो फिर मैं एमक्यूएम वापस ज्वाइन कर सकता हूं। आप पर्सनालिटी के आमिर लियाकत दुनिया को छेड़ता है, मैं उसको छेड़ नहीं सकता हूँ। नहीं, आप इससे अखज एक बंदा ये करते जब सुनता है कि भाई नबील गबोल साहब चाह रहे हैं कि अगर एमक्यूएम के कायद आमिर लियाकत हो जाए तो मैं वापस एमक्यूएम चला जाऊंगा। मैं आमिर लियाकत के साथ बैठने के लिए, क्योंकि आमिर लियाकत की और मेरी शौक जो है ना, हम दोनों की बहुत मिलती है। अच्छा। हम दोनों के एक ही शौक है, हम दोनों के पसंद भी एक ही हैं, हम दोनों के हमारे बहुत चीज़ आपस में मिलते हैं, हम बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं। इसलिए मैंने कहा जहाँ आमिर लियाकत जाएगा मैं उसके साथ जाऊँगा। तो आमिर लियाकत और आमिर लियाकत कहीं जाएगा नहीं। आमिर लियाकत उस दिन जाएगा जब अल्ताफ हुसैन पर्दे से हट जाएगा, और आमिर लियाकत के चांसेस बहुत है कि वो एमक्यूएम के कायद को रिप्लेस कर सके। बट सर एमक्यूएम बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एमक्यूएम ओन नहीं करती, वो एक सेल्फ इनवाइटेड लगता है एमक्यूएम में। नहीं, एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की पता है पॉलिसी क्या है? मैं नहीं रहा तो पार्टी तोड़ दो, खत्म। पार्टी उस वक्त तक है जब तक मेरी सांसें चल रही है। मेरी सांसें बंद हो गई, पार्टी कोई और इसको नहीं चलाएगा, ना कोई और मेरी जगह ले, पार्टी को तोड़ दे, खत्म कर दो। इसलिए तो ये फारूक सत्तार साहब जो अभी कह रहे हैं कि एमक्यूएम के खिलाफ मंसूबा बना लिया गया उसको खत्म करने का। नहीं, वो फारूक सत्तार देखे ना, यहाँ है 2-3 ग्रुप्स हैं यहाँ पे एमक्यूएम में जो कि अल्ताफ हुसैन की जगह लेना चाहते हैं। उसमें एक फारूक सत्तार साहब भी हैं जिनकी ख्वाहिश है, मैं ये नहीं कहूँगा वो साजिश कर रहे हैं, वो भी, उनकी हर आदमी ख्वाहिश है, मेरी भी कुछ ख्वाहिश हो सकती है, आपकी भी। उसकी ख्वाहिश ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब जब पर्दे से हटे तो मैं कायद बनूँ एमक्यूएम का, तो इसलिए वो कह रहे हैं। और फारूक सत्तार साहब जो है ना, उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं कुछ लोगों के साथ, स्पेशली चौधरी निसार के साथ। सर ये जो भूख हड़ताल एमक्यूएम की जानिब से, ये कैसा भूख हड़ताल है? रोज खाना तो जा रहा है वहाँ पर, बीमार भी उनके मुराद अली शाह रोज खाना भेज रहा है, लेकिन वो बीमार भी हुए हैं, वो भी सभा सामने ही उनके बंदे बीमार भी हो रहे हैं एमक्यूएम के। अब वो कहते हैं कि ये हम अपनी जो क्या, सॉरी आप नहीं, मैंने कहा बीमारी, देखे बीमारी तो ड्रिप तो मैं भी रोज अपने आप को कभी कभी लगा देता हूँ। हमें देखे सियासत, अब लोग कहेंगे कि नबील गबोल जो है शेख रशीद बनते जा रहा है, हालांकि शेख रशीद मेरे गुरु हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन आप पेशेंट गोई तो आप बिल्कुल उन्हीं की तरह से कर रहे हैं। मेरे तुक्के लगते हैं कभी कभी, उनके तुक्के कभी नहीं लगते। अच्छा लेकिन नबील कबूल साहब, अभी जो एमक्यूएम कह रही है कि अब हम सारी जो हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अब हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बयान करेंगे, तो अभी वो सारे आप कह रहे हैं चौधरी निसार साहब से करीब हैं। देखें, चौधरी निसार से करीब हैं, जब वो आर्मी चीफ कहते तो उनका मतलब यही है चौधरी निसार। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि ये जो चौधरी निसार साहब ने भी कहा है कि जी इसकी मजम्मत करते हैं, अगर गिरफ्तारियां जो 8 उन्होंने अपने कारकुनों की बताई है बात कि उनको गिरफ्तार किया गया है,
ये चीज ये कुछ इस पे पेशरफ नजर आएगी? चौधरी निसार मैं इतना साहब जानता हूँ कि देखें, कराची के 8 कारकुन अगर बेगुनाह है तो वो भाग बेगुनाह। रेंजर्स किसी बेगुनाह को गिरफ्तार नहीं करती। ये मैं आपको मतलब हल्फिया कह सकता हूँ। रेंजर्स उस वक्त हाथ डालती है कराची के अंदर जब उनके पास सबूत होते हैं। और अगर ये जो अमन आया ना, ये दुआ करें रेंजर्स को। ये जो कोई अगर ये चाह रहा है कि रेंजर्स के इख्तियारात को ख़त्म कर दें सर, और अमन कराची कायम से मुसलसल उसको सस्टेन करना एक बहुत कायम करना, वो इंशाल्लाह नवंबर के बाद हो जाएगा। पर सर कैसे होगा? सिंध तक हो जाएगा ना, मैं कह रहा हूं तो एक्सेस दिया ही नहीं जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत सितंबर के बाद तब्दील हो जाएगी और आप कराची में खुद आप कहेंगी कि मैं लाहौर से कराची शिफ्ट हो जाऊँ। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं हमारे साथ। उन्होंने बात की थी कि सितंबर तक बहुत कुछ पाकिस्तानी सियासत में होने जा रहा है और बड़ी तब्दीलियां आएंगी। लेकिन एक जो हालिया तब्दीली आई थी सिंध में, जो एक बीच में एक असद खरल को लेकर वो बड़े इन्वेस्टिगेशंस और बड़े कुछ मामला संगीन हुआ और उसके बाद एकदम से सर ये जो कायम अली शाह साहब के को रिप्लेस कर दिया गया और मुराद अली शाह साहब को लेकर आ गए। ये डिसीजन इतने जल्दी में हुआ या कुछ चीज़ें पाइपलाइन में थी आपके ख्याल में? नहीं, मुराद अली शाह का जो मुझे नॉलेज है बहुत पहले डिसीजन लिया गया था कि मुराद अली शाह को चीफ मिनिस्टर बनाया। बल्कि मैं समझता हूँ 2013 में ही उनको बना रहे थे। अच्छा। जब इलेक्शन जीते थे। लेकिन आई डोंट नो क्या वजूहत थे जिसकी वजह से उनको नहीं बनाया गया और आखिरी में उनको बनाया। और मुझे खुशी होती जब आप लोग कहते हैं कम उम्र नौजवान सीएम, तो वो मेरे साथ मेरा क्लासमेट था सेंट पैट्रिक्स में। और मेरी उम्र का तो मैं भी जब अपने आप को बूढ़ा समझने लगता हूँ तो मैं शाहरुख खान और सलमान खान की तरफ देखता हूँ कि वो भी 50 साल के। कायम अली शाह साहब से कंपेयर किया जा रहा है उस कॉन्टेक्स्ट को भी आप नजरों में रखिएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ मुराद अली शाह जो आप लोग कहते हैं कम उम्र, लेकिन ही इज वेरी एक्टिव एंड ही इज वेरी टैलेंटेड। बट सर अथॉरिटी, असल अथॉरिटी पावर जो है वो उनके पास होगा, अपर हैंड किसी और का होगा? नहीं, देखें इस वक्त तो जो ये ऑपरेशन है ना, ये जो एपेक्स कमेटी है, ये इस वक्त चीफ मिनिस्टर बराए नाम के कैप्टन तो हैं, लेकिन जो ऑपरेशन हेड आपको पता है कि वो रेंजर्स कोर कमांडर और आर्मी चीफ खुद देख रहे हैं कराची के ऑपरेशन को। ऑपरेशन के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें पता चली हैं जो पहले नहीं पता थी, एमक्यूएम के हवाले से भी और वहाँ के जो क्रिमिनल्स दूसरे क्रिमिनल्स हैं उनके हवाले से भी। वो चीज़ें जब पता चली कि पाकिस्तान के अंदर रॉ के एजेंट्स ने बाकायदा अपने हेडक्वार्टर्स कराची में बनाए हुए हैं। जो पहले अशोक कुमार या प्रेम कुमार के नाम से होते थे, आजकल वो नईम लंगड़ा या नईम काना या दूसरे जितने ये नाम लिए जाते हैं उनके नाम पे चल रहे हैं। उनके लिंक निकल आए हैं सारे। अब ये बड़ा एक डेंजरस फैक्टर है कि आप ऐसे लोगों को अलाउ करें जो पॉलिटिकल पार्टीज में हो, और जब आप उनको पिक करें तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फिर उनके लिए बैठ के ये आपका भूख हड़ताल करते हैं। तो अब फैसला जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए कि अगर आप लश्कर जंगवी या तालिबान पे बैन लगा सकते हैं तो बलूचिस्तान के अंदर जो अभी ये पिछले दिनों हुआ है, और ख़ुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है बलूचिस्तान के लिए, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से जो दोस्ती हमारे प्राइम मिनिस्टर की है, तो एक लफ्ज भी नहीं आया अभी तक। देखें ना, आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने बलूचिस्तान के ऊपर जब मोदी ने बात की, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको जवाब तक नहीं दिया, सिर्फ अपने स्टील मिल, अपने कारोबार को बचाने के लिए। और कराची के अंदर अगर रॉ के एजेंट्स हमारे कराची को तबाह कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे हैं और आप उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, आप उसको बैन नहीं कर सकते हैं, ऐसी हुकूमत का क्या फायदा? फिर तो इनको साइड में करें। 3 साल के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इस मुल्क के अंदर 3 साल के लिए नेशनल गवर्नमेंट बनना चाहिए जिसके पास स्टिक एंड कैरेट हो और वो क्लिनजिंग करे पूरे ये सिस्टम की, उसके बाद इलेक्शन कराए। तो इमरान खान साहब के लिए यही मैं एडवाइस करूंगा कि इतनी जल्दी ना करें प्राइम मिनिस्टर बनने की, अभी उनकी उम्र बाकी है। अच्छा, बट नवाज शरीफ साहब के पास अब मजीद सिर्फ 2 साल है अपना टर्म पूरा करने के लिए। वो अल्लाह जानता है। सर ये जो नवाज शरीफ साहब का 2 महीने है। नवाज शरीफ साहब के पास 2 साल नहीं, आप कहते हैं 2 महीने हैं। बहरहाल, लेकिन जो 2013 के इलेक्शन में जो हमने वो एहतसाब के नारे सुने थे, वो आपको लगता है कि कुछ 2018 से पहले तक कुछ नवाज शरीफ साहब कर भी सकेंगे?
नवाज शरीफ एहतसाब किसका करेंगे? नवाज शरीफ का अपना एहतसाब हो रहा है, टेररिज्म और नवाज शरीफ खुद एहतसाब के चक्कर में फंसा हुआ, वो दूसरे का क्या एहतसाब करेगा? आप पनामा लीक को छोड़े, वो जो स्विस अकाउंट्स की जो बार बार जिक्र किया जाता है, तो मैं कौन से स्विस अकाउंट? स्विस अकाउंट्स में जो मुल्क की लूटी हुई दौलत पड़ी हुई है, किसकी? नवाज शरीफ की अपनी जो है, उससे ये पूछे कि ये LNG का जो ठेका कतर को दिया था, अभी साल भी नहीं हुआ है, उसके बदले में आपको जो है वहां पर वन हाइड पार्क जो घर दिया गया लंदन में, और उसके बदले में जो कैश लेकर आए हैं, और उसके बदले में ऑफशोर अकाउंट का जो ये आप किस तरीके, मुझे एक बात बताएं। कल एहतजाज ऐसे ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान को एडवाइस नहीं दूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए पनामा लीक्स के हवाले से। उसका इनका मतलब क्या था, लोगों ने नहीं समझा। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन तो ऑटोमेटिकली जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजेगी, और ये जो जितने धरने हो रहे हैं ना, ये नवाज शरीफ को हटाने के लिए नहीं हो रहे हैं। ये जो धरने हो रहे हैं, ये इलेक्शन की तैयारी के लिए धरने हो रहे हैं, खुसूसन PTI की तरफ से, कि उनको आगे इलेक्शन नजर आ रहा है। वो ये नहीं चाह रहे कि हमारे इस धरने की वजह से नवाज शरीफ जाएगा, वो अपने आप को दोबारा जो है एक्टिव करके पब्लिक में जाना चाहते हैं, लोगों को निकालना चाहते हैं, और वो इलेक्शन की कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है वो गेन कर रहे हैं इसी में कुछ? इमरान खान तो गेन करेगा, बिकॉज इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो अगर सही मानों में कोई कर रही है तो वो PTI कर रही है। इस वक्त अगर कोई ऑपोजिशन सही मानों में कर रहा है तो वो इमरान खान कर रहा है। अब जाके बिलावल कर रहा है, और बिलावल ने कहा है कि मैं भी, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम भी सड़कों पर आएंगे। वैसे जरदारी साहब ने कहा हर ऑप्शन को जो है बरोकार लाया जाएगा, सड़कों का भी ऑप्शन देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, तमाम ऑप्शंस को कंसिडर करेंगे। तो ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN का हमेशा मुकमुका का जो जिक्र होता है, अभी जरदारी साहब बिल्कुल अग्री नहीं करेंगे। देखें, डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी की का तो बात ही खत्म हो गई है। कोई बैकडोर नहीं, अभी एक नवाज शरीफ साहब की कुछ नहीं चलती है इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो मैं कह रहा हूँ ना, अपने आप को बचाने में लगे हैं। वो दूसरों को क्या बचाएंगे? इस वक्त तो वो खुद सपोर्ट मांग रहे हैं कि मुझे सपोर्ट करें, सड़कों पर नहीं है। उनको पता है कि ये जो धरना होगा, इस धरने के रिएक्शन में वो डरा तो रहे हैं कि ये अब मैं घर जाऊंगा तो मेरे साथ तुम लोग सब घर जाओगे, फिर भूल जाओ 10 साल तक पॉलिटिक्स। इस तरीके से डरा रहे बाकायदा। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि बिफोर, देखें, अगर राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब घर जा सकते सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, तो वाई नॉट नवाज शरीफ, जिसके ख़िलाफ़ सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने ऑफशोर कंपनी बनाई है, उनके एसेट्स हैं बच्चों की, उनकी, वो तो प्रूव हो गया एक चीज़। अब इमरान खान नहीं चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो घर जाए। इमरान खान चाहता है कि उसके थ्रू, ऑपोजिशन के इस धरने के थ्रू जो है नवाज शरीफ घर जाए। सर, आप क्या एडवाइस देंगे नवाज शरीफ साहब को, जिनके ऊपर मल्टीपल प्रेशर्स हैं? फिर नहीं, मैं नवाज शरीफ साहब को ये एडवाइस, मैं अगर नवाज शरीफ होता और मुझे पता है कि आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या होने वाला है, तो मैं खुद स्टेप डाउन होता। आप स्टेप डाउन? मैं खुद स्टेप डाउन होता। उसकी रीज़न ये है कि अभी भी अगर आप स्टेप डाउन होते हैं तो आप अपनी पार्टी के किसी भी नॉमिनी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन बाद में आप स्टेप डाउन नहीं होंगे, आपको करवाया जाएगा, तो फिर आपकी पूरी PML नून जो है वो भी साथ में जाएगी कर। सर, अगर बल्कि पूरा पार्लियामेंट गर्म जाएगा। नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी के किसी नॉमिनी को कंसिडर भी करते, तो आपके ख्याल में वो पार्टी में कौन ऐसा शख्स होगा जो कि इस वक्त? चौधरी निसार को तो नहीं करेंगे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं, उन्हीं की पार्टी में। मैंने सुना है कि उन्होंने डिस्कस भी किया है कि अगर मुझे स्टेप डाउन होना पड़े तो किसको बनाए। 2 नाम के ऊपर वो उन्होंने मतलब एक इत्तेफाक भी किया है, एक शहबाज शरीफ और एक इसाक डार साहब। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। सर, जरदारी साहब वापस कब आ रहे हैं पाकिस्तान? मैंने सुना दिसंबर में आ रहे हैं, अब खुदा जानता है। सर, ये जो 3 महीने रिटायरमेंट के बाद जो सिनेरियो क्लियर होगा, तो देखिए, जो आपने मुझसे सवाल किया उसका जवाब ये कि आपने कहा कब आ रहा है, मैंने सुना दिसंबर में आ रहा है, क्योंकि कराची और पाकिस्तान में गर्मी बहुत है आजकल, तो वो ठंडे मौसम में आना चाहते हैं। सर, लेकिन एक हमेशा बात की जाती है कि जरदारी साहब को क्लियरेंस नहीं मिली है वापस आने की। वो क्लियरेंस तब तक, देखिए, क्लियरेंस तो मैंने तो ये सुना होता है, मैं हमेशा सुनता था कि ECL होता है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। बाहर जाने से आपको रोक सकते हैं, आपको आने से कोई नहीं रोक सकता है।
सर पीपल्स पार्टी जो इस वक्त अब एक एग्रेसिव एक स्टांस नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी को, और आप कहते हैं कि कंटेनर की जो मूवमेंट दोबारा जिसका आगाज हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जी बिल्कुल, वो तो कह चुका है, बिलावल भी कह चुका है और अपना इमरान खान भी कह चुका है। क्योंकि हमेशा वो डायलॉग पे ज़्यादा फोकस होता है ना कि नहीं मुज़ाकरात का हर जो है वो स्टेप अपनाया जाएगा, हम सड़कों की सियासत में बिलीव नहीं करते, लेकिन अब जो एक वो चेंज नज़र आ रहा है वो काफ़ी देखिए बहुत बड़ी चेंज नज़र आए। पहले तो आप पिछली जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को लास्ट मोमेंट पे अगर बचाया किसी ने पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को, तो नवाज शरीफ ने बचाया। इसी तरीके से वो एक्सपेक्ट यही कर रहे थे नवाज शरीफ के हमें पीपल्स पार्टी बचाएगी। लेकिन मैं जो सुनता था, जब मैंने 2013 में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने जा रहा था, मैं रायगढ़ भी गया, मियां नवाज शरीफ से मैंने मुलाकात भी की, तो मुझे एक बड़े अच्छे दोस्त ने समझाया कि ये गलती मत करना, क्योंकि आपसे कमिटमेंट एक किया जाता है और आप उस कमिटमेंट पे नहीं उतरते। तो इसी तरीके से हुआ। आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो कमिटमेंट की थी मियां नवाज शरीफ साहब ने, वो उस पर पूरा नहीं उतरे, और वो जो है अब इनकी राहें जुदा हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर तनाजुर में जहाँ पर चौधरी निसार साहब मुसलसल हमले कर रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, तो उसमें आपको लगता है कि वो वापसी मुमकिन होगी? जरदारी साहब की मैंने कहा ना दिसंबर में वापस आएंगे, कंफर्म है? मतलब मुझे लगता है, मैं कंफर्म कैसे आपको आगे का आपकी प्रिडिक्शन है? प्रिडिक्शन है मेरी, हाँ प्रिडिक्शन। और आप उनको मशवरा देंगे कि दिसंबर से पहले आ जाना चाहिए? देखें, इस वक्त मशवरा तो मैं सारे सियासतदानों को कहूँगा कि खामोश रहे, खामोश रहे। सर ये एहतिसाब का ये TORs का तमाम जो मामला है, ये किसी करवट बैठने देंगे या? TOR तो बच्चों का खेल है, जानबूझ के? ये तो बच्चों का, ये समझते हैं हम लोग चूचे बच्चे हैं सारे। ये जितने भी TOR बना रहे हैं, TOR में है कि आपको पता है, पहला मीटिंग होती है, चाय सैंडविचेस आते हैं जिसका अभी तक बिल नहीं दिया इन्होंने, उसमें बात क्या होती है कि इसाक डार कहता है प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की बात नहीं करना, बाकी जो करने करना। उस पर एहतजाज एहसन साहब गुस्से में आ जाते, उठ के खड़े हो, जब नहीं कर रही है बात, असल मसला ही पनामा लीक्स प्राइम मिनिस्टर का है, तो हम इधर किस लिए बैठे हैं? सर 8 मुलाकातें, 8 मुज़ाकरात, वो खाना पीना था सर। अब नवी आवाम को बेवकूफ़ बनाना, टाइम बाय करना। सर अभी नया कानून की बात करें, नया कानून लेकर आएंगे, इंक्वायरी एक्ट 1956 को इंक्वायरी एक्ट 2016 से रिप्लेस करके नए कानून के हमीद रहमान कमीशन का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, तो इनका कोई आएगा मुझे बताए? छोड़े, कुछ नहीं हल निकलना। मॉडल टाउन सानेहा, अब भी आपने बात सही की, ये गले पड़ेगी इनकी। शहीद भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी लगा, उन पे क्या केस था? सेक्शन 209 शायद, मुझे किसी अबेटमेंट का, कि उन्होंने कहा किसी को कि जाके फैलाने को मारो। वही केस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे बना हुआ है। ये गले में पड़ेगी इनके, ये मैं बता दूं। पनामा लीक्स के बाद ये केस गले में पड़ेगी। पहला केस FIR जो कटेगा वो यही कटेगा, कसूरी साहब के वालिद अहमद कसूरी साहब। हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये कादरी साहब भी सड़कों पे वापस और बड़े डिले के बाद वो वापस चले गए थे वाइंड अप करके, पहले आपको याद होगा 2014 के धरने के बाद, वो दोबारा अभी वापस आए और वो कहते हैं कि जी एहतसाब होगा, और वो भी तहरीक अपना उसका आगाज़ कर चुके हैं। लेकिन जो एक चौधरी इफ्तिखार साहब ने एक रेफरेंस दायर किया है नवाज शरीफ साहब के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, तो तमाम रेफरेंसेस सभी के वही उठ के रेफरेंस जाके दायर कर चुके हैं, आपको लगता है उसमें कुछ वेटेज है? नहीं, बहुत वेटेज है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये धरना सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए कर रहे हैं। धरना नवाज शरीफ को हटाने का इनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगले इलेक्शन की कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं। जो असल फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट से आएगा। रेफरेंस कोई भी दाखिल करे, चाहे इमरान खान करे, ये चौधरी इफ्तिखार तो कर चुका है। देखिए, कानून बहुत वाज़ेह है इसमें कोई किसी को, मतलब कोई इतना, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ ना, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आर्टिकल 62 जो मैं पढ़ कर आया, उसमें तो वाज़ेह लिखा है कि आप अपने बच्चों के एसेट्स डिक्लेयर करें जब आप MNA बनते हैं। आपने अपने बच्चों के एसेट डिक्लेयर नहीं किए हैं तो आप डिसीट तो बहुत आराम से हो सकते हैं MNA। और अगर कोर्ट ने, जुडिशरी ने फैसला नहीं दिया ये, तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा हमारे जुडिशरी के ऊपर कि एक तरफ आप यूसुफ रज़ा गिलानी को तो घर भेज सकते हैं,
लेकिन आपके सामने वाजे जो है एक सेक्शन आर्टिकल 62 के तहत आप उसके ऊपर जो है फैसला नहीं ले सकते, तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया तो फिर जो ये धरने का खुदा ना ख्वास्ता धरना जो कि मुझे रायवंड की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, ब्लडी होगा अगर खुदा ना ख्वास्ता, तो फिर उसके बदले में फिर पॉलिटिशियन 20 साल भूल जाएं कि इस मुल्क में इलेक्शन होगा। बट सर आपने जिस तरह से कहा, एक तो वो वाली बात भी कि इलेक्शन के लिए माहौल कभी भी बन सकता है, वो कोई उसमें देर नहीं लगती, बट इमरान खान साहब आपने कहा कि जो सड़कों पे वापस से बाहर निकले उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गेन तो उसमें ज़रूर हो रहा है, और ये पॉलिटिकल एक वो प्री इलेक्शन कैंपेन ही समझ लें। बट मुझे बताएं कि लोग फिर हमारे जो वोटर है, एक आम वोटर, वो ये तमाम चीज़ें देखेगा कि सड़कों पे आके जो एहतसाब और करप्शन और टेररिज्म की जो बातें की है, या फिर वो ये देखेगा कि जी परफॉर्मेंस किसने अपने सूबे में परफॉर्म किया है? नहीं देखिए, पब्लिक परफॉर्मेंस पे तो चलती है। अगर परफॉर्मेंस मुझे बताएं कि सिवाय ये इस्लामाबाद में जो चल रहा है ये बस मेट्रो, लाहौर में मेट्रो बस चल रहा है, मुझे डेवलपमेंट का एक इनके मिनिस्टर को बोलें कभी आके इधर आपके शो में डेवलपमेंट बताया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में। मैं तो आजकल काफ़ी दौरे कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट्स के। अच्छा, काफ़ी कर रहा हूँ, सिंध के भी मैंने किया, पंजाब के मैंने शुरू कर रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ आप यकीन करें कि लोग जिस हालत में, हमें शर्म आती है अपने आप को सियासतदान कहते हुए। मैं जब मिनिस्टर था मैंने 500 गोटों में बिजली पहुँचाई थी। मैं मुतमईन हूँ कि मैंने अपने हल्का लियारी में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया, कॉलेज बनाया, तो मैं मुतमईन हूँ। लेकिन ये जो हमारे एमएनए जो गूंगे बहरे बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, आपको पता है 85% एमएनएस जो हैं वो 5 साल में एक दफ़ा भी बात नहीं करते, असेंबली के अंदर तकरीर नहीं करते हैं। 85%, सिर्फ 85% ये सिर्फ वोट लेकर आते हैं, बैठते हैं और प्राइम मिनिस्टर से काम करवा के, ऑर्डर्स करवा के अपने फैमिली के किसी बच्चे को FIA में लगवा दिया, किसी को किधर लगवा दिया, डेवलपमेंट के फंड्स ले लिए, ये काम के लिए एप्लीकेशन लेकर। यार फ़कीर तो आपने MNS को बनाया, MNS के सामने MNA जाते, प्राइम मिनिस्टर के सामने यूँ जाते, सर ये सर, और वो यूँ इशारा करते पिक्चर इस तरह। ये तो इनको इस तरह की मतलब एटीट्यूड है प्राइम मिनिस्टर का अपने MNA से। मुझे खुद उनके MNA कहते हैं कि हमें 1 साल हो गया अपॉइंटमेंट मांगे हुए, हमें अपॉइंटमेंट नहीं देता है। अपॉइंटमेंट एक ही सूरत में प्राइम मिनिस्टर देता है, जब प्राइम मिनिस्टर के अपने गले में कुछ पड़ती है, फिर वो असेंबली में आता है, अदरवाइज वो आता ही नहीं है। तो हमारे तो प्राइम मिनिस्टर बड़े मासूम हैं, आपको पता है। बट उससे पहले नबील कबूल साहब, रेंजर्स की एक रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो कि कराची में, उसके हवाले से सामने आई है, और सेनेट की एक फंक्शनल कमेटी ने इस रिपोर्ट को जो है रिजेक्ट कर दिया, जो कि सिंध रेंजर्स की जानिब से सबमिट की गई थी रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। और कहा जाता है कि जी ये रिपोर्ट जो है ये प्रिपेयर की थी एक अननोन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कहते हैं कि जो मेन ऑफिस है वो हांगकांग में है, एंड अनवेरीफाइबल उस NGO के हवाले से कहा है कि, और साथ साथ उनमें ये भी मेंशन किया है कि रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब का उनकी वेबसाइट के उस पर नाम है। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब से बात की गई तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा मेरा कोई इससे लिंक नहीं है। क्या कहेंगे सर इस पे? आपको लगता है कि सस्पिशियस, ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करें रेंजर्स की, और आप बताइए इस रिपोर्ट में रेंजर्स को सेनेट कमिटी की आप बात कर रही हैं। आई एम श्योर कि सेनेट कमिटी के अंदर कराची का भी कोई मेंबर होगा, मुझे नहीं पता हु इज हेडिंग। आई थिंक फरतुल्लाह बाबर इज हेडिंग दिस कमिटी। फरतुल्लाह बाबर इस्लामाबाद में रहते हैं। फरतुल्लाह बाबर का ताल्लुक KPK से है। मैं कराची में एपी सेंटर में बीच में रहता हूँ। मैं रोज़ लियारी से लियाकताबाद जाता हूँ। मुझे पता है इस वक्त कराची की क्या सिचुएशन है। ये रेंजर्स नहीं होती तो आज पता नहीं कराची की क्या हालत होते। ये रेंजर्स की वजह से कराची में अमन आया है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या है? ह्यूमन राइट वायलेशन ये है कि आप क्रिमिनल्स को अगर पकड़ते हैं तो क्रिमिनल जो है, आप क्या समझते हैं, किसी क्रिमिनल्स को अगर आप पकड़ते हैं, अगर आप उसको चाय पिलाएं और आप उससे पूछिए आपने कितने बंदे मारे, वो आपको बताएगा। तो ये एक तरीक़ेकार है। आप देखें, उससे मैं यही तो MQ वालों को कहता हूँ कि अगर आप रोते हैं, आप कहते हैं कि जी हमारे मासूम लोगों को उठाया जा रहा है, तो फिर उन मासूमों की वजह से अमन कैसे आ गया? इट मीन्स कि वो इन्वॉल्व थे, जो अंदर हो गए, बंद है या भाग गए, जिसकी वजह से कराची में अमन हुआ है। खुदा की कसम मैं अकेला घूमता हूँ कराची में। मैं पहले 20-20 गार्ड्स के साथ घूमता था कराची, अभी मैं अकेला घूमता हूँ, हालांकि मैं प्राइम टारगेट हूँ। तो कराची में अमन आया, मैं ग्राउंड पे हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पर अमन आया है जस्ट बिकॉज ऑफ रेंजर्स एफर्ट्स। और ये कमेटी ये बिल्कुल सही है, 100% सही है कि नो ह्यूमन राइट वायलेशन मेरे अपने लियारी में हो रहा है। मैंने तो कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं देखी है। मेरे हल्के में 5000 लोग
गिरफ्तार हुए हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए रेंजर्स की तरफ से, उसमें से जो मासूम या मजलूम या जो जिसको शक की बुनियाद पे उठाया गया उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जो इन्वॉल्व है तो उसको तो नहीं छोड़ सकते। बट सर व्हाई डू यू थिंक फरुतुल्लाह बाबर साहब इस बात को इतना कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी इससे रेंजर्स की इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज को नुकसान हो रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है ये चीज, और ये तो पूरी आर्मी की इमेज। देखिए पॉलिटिकली एक स्टेटमेंट दिया होगा उन्होंने, आई डोंट नो कमेटी के मेंबर्स और कौन है इसमें, मुझे देखना है कमेटी के मेंबर्स। बट व्हाई डू यू थिंक ये इस तरह से कहा जा रहा है? एमक्यूएम के मेंबर्स भी होंगे जरूर सर, बट फरुतुल्लाह बाबर साहब की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है? नहीं, फरुतुल्लाह बाबर इज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। सो यू थिंक नहीं मतलब इज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया होगा, ये उनकी राय है। मैं ग्राउंड पे बैठा हूँ, फरुतुल्लाह बाबर ग्राउंड पे नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो ठीक मुझे है। ज्यादा कराची में आपने कहा हालात इंप्रूव कर रहे हैं, ये जो सिंध तक एक्सेस पे और जो उनकी स्पेशल खुसूसी इख्तियारात के हवाले से बहुत एक डिबेट बनी और फिर इवेंचुअली ये हुआ कि जी नहीं दिए गए इख्तियारात पूरे सिंध तक एक्सेस कितनी ज़रूरी है सर? पकड़े अगर वहाँ पर निकल गए कराची से जो मशकूक और क्रिमिनल एलिमेंट्स, तो कहाँ से लेकर आया जाएगा? अगर ये कोई समझता है कि जी अथॉरिटी रेंजर्स को दी जाएगी कि सिंध में जाएं पकड़ने की, नहीं दी जाएगी मिसाल के तौर पर, अगर कोई ये कहता है तो मैं नहीं समझता रेंजर्स को किसी अथॉरिटी की ज़रूरत है। जब अगर उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि जिस क्रिमिनल को वो ढूंढ रहे हैं वो हैदराबाद में बैठा है, तो वो रेंजर्स जाती है, उसको गिरफ्तार करती है। ये सिर्फ पेपर्स में कि जी कराची से बाहर नहीं जा सकती है। अगर रेंजर्स को और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को कोई रिपोर्ट मिलती है कि क्रिमिनल या करप्ट बंदा जिसको वो ढूंढ रहे हैं वो अगर शिकारपुर में बैठा है, तो वो रेड करते हैं। आपको पता है कि इस वक्त ये सुसाइड बॉम्बिंग जो शिकारपुर में भी हुई, जेकमाबाद में भी हुई है, वहाँ पर भी ये घुस आए हैं सारे टेररिस्ट। तो अगर ये कहना कि जी रेंजर्स वहाँ नहीं जाए, पुलिस अच्छा काम कर रही है, तो रेंजर्स को तो अपना काम करने दें ना। वो तो आपके पीछे तो नहीं जा रही है ना, वो तो टेररिस्ट के पीछे जा रही है, वो क्रिमिनल्स के पीछे जा रही है। लेकिन ये इसमें परेशानी क्यों है? में नहीं आता, उनके डोमेन से बाहर काम ना करें अपने। ये कहना देखे, ये कहना साबिक भी जो कप्तान थे इस ऑपरेशन के, वो भी तो यही कुछ बात कहते थे। आप जानते हैं, मतलब उन्होंने भी तो ये बात कही थी कि डोमेन ब्रीच ना किया जाए। मुराद अली शाह क्यों नहीं कहते? आप पूछ रहे मुराद अली शाह, वो कभी नहीं कहेगा। मैंने मुराद अली शाह को एडवाइस दिया था। मुराद अली शाह के जो वालिद अब्दुल्ला शाह साहब, ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, चीफ मिनिस्टर, उनको आखिरी में मजबूरन मुल्क छोड़कर जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। आई एम श्योर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया होगा, लेकिन मुराद अली शाह वो शख्स नहीं है जिसको जिला वतन होना पड़ेगा, ना वो ऐसा कोई काम करेगा। और सूबे में खातिर ख्वाह तब्दीली, इम्प्रूवमेंट और अच्छी खुशाइन तब्दीली आएगी अंडर हिज गवर्नेंस। नहीं, खुशाइन तब्दीली ये है कि चीफ मिनिस्टर एक्टिव है, बाहर सड़कों पे निकल आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कचरा साफ करवाते हैं, चलते चलते गाड़ी में उतर के मर्सिडीज़ के पीछे समरी साइन करते हैं और फिर वीडियो निकाल के खुद ट्विटर पे लगवा देते हैं। ऐसे अच्छा काम तो कर रहे हैं वैसे, बाकी आप उनसे खुद पूछे। लेकिन वो जो हमने अब तक कितने समरी साइन, हमने जो बीच में जो बात की थी कि जो टॉप लीडरशिप है कंट्रोल्स अपने पास रखेगी। जाहिर है चीफ मिनिस्टर देखे ना, आप किसी पार्टी के लीडरशिप का तो कंट्रोल होता है उसके ऊपर। लीडरशिप जो, ये कोई इंडिया नहीं है कि सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर उसको मनमोहन को बना दिया और वो खुद घर में बैठी। सोनिया गांधी भी मनमोहन से जो है डायरेक्शन उसको देती थी, ये करना है, ये करना है, इसको मिनिस्टर लेना, इसको नहीं लेना है। कोई समझता है कि सोनिया गांधी नहीं बोलती थी? तो ये नेचुरल है, नेचुरल है। सर ये जो एक सिंध में तो बल्कि पुशअप्स की भी सियासत शुरू हो चुकी है, वो सिंध के जो स्पोर्ट्स के हैं एडवाइजर मिनिस्टर जो भी, तो वो सिंध में है चैलेंज बच्चों कर रहे हैं, के, बशीर अली साहब उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिंध में है बच्चों की हुकूमत, ठीक है ना। अब वहाँ है, आप देखें सारे बच्चे 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 मिनिस्टर बनाए गए हैं। अब उनको जब मिनिस्टर आप बनाओगे तो वो पुशअप्स ही करेंगे और बेचारे कर क्या सकते हैं। तो उस पर रिस्पॉन्ड और भी उसके बाद जो है आबिद शेर अली, वो खुद मासूम यंग नौजवान है, बाल उसके गिरे हुए हैं, लेकिन वो मुझसे 10 साल छोटा, ये मैं आपको बता दूं, तो वो भी यंग हो गया ना। जब मैं यंग हूं तो वो मेरे से 10 साल छोटा, तो बच्चा हुआ ना। बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा है उनके पास भी, बहरहाल उस पर भी आवाम उनसे जरूर सवाल करते हैं कि भाई बिजली का मसला कब सही होगा। आप सॉरी आपने क्या कहा? ओहदा नवाज शरीफ साहब के पास भी है। नबील कबूल साहब, ये जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद आखिर कब होगा? बार बार हम किसी एक बड़े साने से गुजरते हैं, फिर एक मीटिंग होती है जिस पर रिव्यू किया जाता है। अभी लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ साहब को भी नेशनल एक्शन प्लान
के उस कमेटी का जो है सरबराह बना दिया गया है, उसकी परफॉर्मेंस के भी हवाले से अब क्या आप एक्सपेक्ट करा जा रहा है? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान में से एक्शन निकाल दे, बाकी सब कुछ है। एक्शन हो ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहे। अब बच गया कितना महीना बच गया? 15 महीने बच गए। अब ये कोशिश करें किसी तरह 15 महीने बस निकाल लें। बल्कि कुछ लोग तो सर जोड़कर बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त भी कि किसी तरीके से सितंबर गुजर जाए। और सितंबर गुजरता नजर नहीं आ रहा आपको? और कुछ लोग, क्योंकि सितंबर का लिंक नवंबर के साथ है, अब आप समझ जाएं खुद। तो बहुत सारे इस वक्त जो ये बैठे हुए हैं ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ये जो शेडो कैबिनेट है जिसमें एक रिचर्ड गियर भी है। रिचर्ड गियर कौन है? जो बहुत करीबी प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्टर है, ख्वाजा आसिफ, नाम ले लेता हूँ, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ये सारे बैठे हुए हैं माइनस चौधरी निसार, और ये सर जोड़कर बैठे हैं कि बस खुदा करे नवंबर गुजर जाए। और सितंबर में आपने कहा कि सितंबर में आर या पार वाली सिचुएशन नजर आ रही है, एक्शन नजर आएगा। नेशनल एक्शन प्लान की जगह एक्शन नजर आएगा, एक्शन नजर आएगा आपको सितंबर में। बहरहाल, लेकिन मुझे ये बताएंगे कि अब आपने क्या सोचा है अपने फ्यूचर पॉलिटिक्स के हवाले से? सर, इतनी तब्दीली आ रही है तो आप किसी जमात में ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं? मैंने तो इमरान खान को मशवरा दिया है कि भाई खुदा के लिए अब ये शादी मत करो। ये शादी के चक्कर में जो है ना, फिर तुम पीछे रिवर्स हो जाओगे। पहले तुम टेक ऑफ के पोजीशन में थे, शादी किया, तुम फिर ग्राउंडेड हो गए। अब फिर शादी की बातें करता है, पता नहीं इसको क्यों शौक है शादी की। और वो पता नहीं है उनको कि ये आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर बने। और इसके बाद है कि हम जो बैचलर है बैचलर पॉलिटिशियन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है फ्रॉम द वोटर्स ऑल्सो। बैचलर पॉलिटिशियन, इसी तरह वो भी बैचलर है, मेरी भी कोई पार्टी नहीं है, तो हर कोई मुझे पसंद है। जिस दिन मैं जिस पार्टी में जाऊंगा, लोग उस पार्टी को गालियां देंगे और साथ में मुझे भी गालियां देंगे। इसी तरह अगर इमरान खान ने शादी कर ली तो उसको लेडीज़ वोट नहीं मिलेगी। अच्छा, नबील कबूल साहब, आखिर में ये सियासतदानों को, चूँकि हमेशा उनके साथ ये सिलसिला जुड़ा है कि उनको थ्रेट्स, बड़ी धमकियाँ मौसूल हो रही होती हैं। हमने बीच में आमिर लियाकत साहब की बात की, उन्होंने भी कहा भाई मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी ले ली गवर्नर सिंध ने, और गवर्नर सिंध पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी मेरी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने वाले गवर्नर सिंध हैं। हालांकि हमने उनसे सवाल भी किया कि आखिर वो क्यों चाहेंगे गवर्नर सिंध इस तरह से किसी की लाइफ को ख़तरे में डालना। बट रशीद गुडेल साहब भी कभी मामला सामने ही है, तो नाराज़ है मुझसे रशीद गुडेल कि आप यार बार बार मेरा नाम क्यों लेते हैं कि मुझे गोली मारने वाले कौन है, मैं जानता हूँ, मेरे लिए मुसीबत। वो खुद रशीद गुडेल खुद जानता है कि उसको गोली मारने वाले कौन है, लेकिन वो मुझे कहते हैं यार नहीं बोला करो। अब मैं फिर बोल गया। मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों फनकार हैं हमारे, आमिर लियाकत और गवर्नर साहब गिटार बजाते हैं, और आमिर लियाकत आपको पता है कि वो एंटरटेनर है, बड़े अच्छे एंटरटेनर है, और इससे आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान ज़मीन पार्टी जो है उसका फ्यूचर आपको क्या नज़र आता है? क्योंकि फारूक सत्तार साहब और एमक्यूएम ये हमेशा इस पे रिजर्वेशन शो करती है कि हमारे बंदों को गिरफ्तार करके उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करें। बज़ाहिर तौर पे नाम नहीं लिया जाता, लेकिन हमेशा इशारे वही। देखिए, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुस्तफ़ा कमाल को अभी बहुत टाइम चाहिए सियासत सीखने में। मेयर का सियासत, कराची के लेवल का जो मेयर का सियासत और नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा फ़र्क है। वो भी जल्दबाजी ना करें और ना दूसरों को बदनाम करें, और अपना जो वो कर रहे हैं सड़कों पे जाएं, रोड पर जाएं। अगर आज आप मेयर नहीं हैं, अगर आप आज नाज़म नहीं हैं, तो जाएं। आपकी पार्टी अगर इतनी मजबूत होगी, जाके गटर खुलवाएं, जाके कराची की सफाई करवाएं। आप ये काम तो करते नहीं हैं। आप रोज़ लोगों को तोड़ के लेकर आते हैं अपनी पार्टी में। तो मुझे तो कोई ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा है कि वो कोई टेक ऑफ पोजीशन में है। लेकिन अगेन ये पाकिस्तान का पॉलिटिक्स है, अक्टूबर नवंबर के बाद चेंजेस काफ़ी आएंगी। कौन आता है कौन जाता है ये वक्त ही बताएगा। वैसे कराची का मेयर आपके ख्याल में होना किसको चाहिए? कराची का मेयर जिसको वोट मिले हैं, इस वक्त तो वोट एमक्यूएम को मिली है, तो अगर मैं समझता हूँ इसमें कोई अर्ज नहीं है। अगर एमक्यूएम को वोट मिली, आप दें एमक्यूएम को, काम करें। देखिए, काम मेयर का काम क्या है? सफाई करना, डेवलपमेंट करना, करने दें, क्यों रोक रहे हैं? मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर पब्लिक ने वोट दिया है तो वो मैंडेट जो है उसको उनको मिलना चाहिए। अब वसीम अख्तर अगर कंट्रोवर्शियल है, आप किसी और को बनाए, एमक्यूएम को चाहिए। एमक्यूएम भी जिद ना करे।
इस वक्त सब ने अपनी अना का मसला कर दिया है। अल्ताफ हुसैन साहब एक बंद कमरे से बैठ के तकरीर करते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता है। उनके जो राब्ता कमेटी के लोग हैं वो सख्त परेशान है अल्ताफ हुसैन साहब के तरीक़ेकार से। तो अगर अल्ताफ हुसैन साहब थोड़ा ख्याल रखते, अपनी पॉलिसी चेंज करते, तो ये दिन उनको देखने नहीं पड़ते। तो मैं समझता हूँ वसीम अख्तर अगर कंट्रोवर्शियल है, अगर उसके ऊपर कोई केस है, तो किसी और को बनाए। लेट दी पीपल हु हैव इलेक्टेड नाज़िम, जो नाज़िम तो नहीं, अब तो चेयरमैन है यूनियन काउंसिल, उनको डिसाइड करने दें। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। 24 अगस्त है शायद इलेक्शन डे, राइट। 24 अगस्त को आप लेकर आए सबको सामने, वो जिसको इलेक्ट करें। बट सर, ये नवाज शरीफ साहब जो कराची का उन्होंने दौरा किया कल, आपके ख्याल में उनको कंडोलेंस के लिए जाना चाहिए था? आप मुझे एक चीज़ बताएं कि नवाज शरीफ जाते हैं एक ऐसे एरिया में जहां से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, अमजद साबरी और अब्दुल सत्तार ईदी का घर, दोनों को उसके बीच में, दोनों के घर नहीं गए यार। मुझे बताओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसको आर्मी चीफ सल्यूट करता है अब्दुल सत्तार ईदी के जनाजे को, और आप जो है प्राइम मिनिस्टर होकर आप अपने इस मुल्क के असासे को, जिसको पूरी दुनिया मानती है, आप उसके घर कंडोलेंस पे नहीं गए। आप मीठा दर गए, आप खारा दर नहीं गए, आप अमजद साबरी के घर नहीं गए, आप ओन नहीं करते कराची को। खुदा की कसम नवाज शरीफ साहब ने ये बात बोली है लोगों के सामने, यार कराची से हमें वोट नहीं मिलता है, हम कराची जाके अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हैं। उनको ज़बरदस्ती जाना पड़ता है, वो मजबूरी में उनको जो है वो कराची जाते हैं, कोई ज़रूरी कोई काम हो, अदरवाइज उनको कोई कराची से कोई, उनको पता है वोट मिलेगा नहीं, ना आगे मिलेगा ना पहले मिलता था। तो उनकी जो दो कान वाले उसके पार्टी के लीडर्स हैं, उनको सेनेटर बना दिया। तो उसको पता है कि मुझे वोट नहीं मिलेगा, तो उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी का तो परवाह करते, जिसको पूरी दुनिया मानती है। और आप प्राइम मिनिस्टर होके 10 मिनट के फासले पे था, उनका घर मीठा दर तक गए। हमारे मुल्क के असासे बिल्कुल अब्दुल सत्तार ईदी, अमजद साबरी, हनीफ मोहम्मद के सवाल बिल्कुल सवाल करते हैं वज़ीर आज़म से। सर आखिर में बिल्कुल ब्रीफली मुझे बता दीजिएगा, अमजद साबरी की कत्ल के हवाले से जो तहकीकात है उसमें कुछ पेशरफ्त आगे नजर आएगी? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि अमजद साबरी साहब को जहाँ पे गोली मारी है आस पास की गलियों में ढूंढे, आपको मिल जाएंगे कातिल। थैंक यू सो मच नबील कबूल साहब फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। सियासत में, पाकिस्तानी सियासत में सितंबर में बहुत हलचल मचने वाली है बकौल नबील कबूल साहब के, और नवंबर में वो कहते हैं, नवंबर या दिसंबर में जरदारी साहब मुल्क वापस आ रहे, उनको दिख रहा है जरदारी साहब को वापस आना। बहरहाल मुल्क किस तरफ जाएगा, आगे आने वाले हालात आवाम के लिए, मुल्क के लिए बेहतर रहें और कोई अनाकी की सिचुएशन ना हो, हमारी यही दुआ रहेगी। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।